मैंने आज वाले सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है हाउ टू गेट अ रैंक, कि स्टूडेंट्स रैंक के लिए कैसे टारगेट कर सकते हैं। हमेशा सीए फाउंडेशन लेवल पे भी, इंटर और फाइनल लेवल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि मैम व्हाट कैन वी डू डिफरेंट, हाउ शुड वी स्टडी दैट वी कैन टारगेट अ रैंक, कि हमारा ऑल इंडिया रैंक आए। ऑल इंडिया रैंक आना कोई छोटी बात नहीं है, इट इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। जैसे कि अगर कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स में है, उसके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि वो ओलंपिक्स में खेला, वो ओलंपिक्स में मेडल लेके आया। वैसे ही अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर वो सीए में रैंक लेके आ रहा है, इट इज अ बिग माइलस्टोन, इट इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, एंड अभी ये डिस्कस करने का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि जब आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाओगे, आप उस माइंडसेट के साथ क्लासेस को अप्रोच करोगे। एंड सेकंड, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद अगर हम ये चीजें की डिस्कशन करेंगे तो वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि तब एग्जाम का प्रेशर ही बहुत ज्यादा होगा। तो बच्चे रैंक लाने के लिए ना कोई एक चीज नहीं है। जैसे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई एक चीज नहीं चाहिए होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो रैंक लाने के लिए कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारे टफ डिसीजंस हैं। पहला टफ डिसीजन है राइट चॉइस ऑफ क्लास, कि आप कौन सी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, कौन सी सिटी में पढ़ना है, कौन से फैकल्टी से पढ़ना है, बहुत सारे डिसीजंस हैं। बट राइट चॉइस ऑफ क्लास के बाद भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर सारे डिसीजंस आपने ठीक लिए, या एटलीस्ट मेजोरिटी डिसीजंस आपने ठीक लिए, 100% परफेक्शन तो कहीं भी नहीं हो सकती, बट अगर आप मेजोरिटी डिसीजंस ठीक ले रहे हो, मेजोरिटी जो चैलेंजेस है दे आर फॉलोइंग एट राइट प्लेस, तो आप एग्जाम में टारगेट कर सकते हो कि आपका रैंक आ जाए। ठीक है, हमारा पहला स्टेप है सही क्लासेस चूज करना, उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन सही लेना, फिर जाके हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हम रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब रैंक की तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले पूरी जर्नी को, स्टार्टिंग फ्रॉम सीए फाउंडेशन का पेपर दिया से लेके पेपर आने तक, सीए इंटर का एग्जाम आने तक, मैंने पूरे टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। आप लोगों का पहला काम होगा सिलेबस कंप्लीशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज अपना माइक म्यूट रखेंगे, कोई भी डाउट होगा रेज योर हैंड्स, आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। ध्यान से सुनो, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं। और शायद लोगों के मन में ये भी डाउट हो कि मैम आपकी क्यों सुने, आपका कौन सा रैंक आया। तो हाँ, मेरा रैंक तो नहीं आया था, तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी ब्रीफ दे देती हूँ। मैं चंडीगढ़ फर्स्ट टाइम आई थी आफ्टर 12th क्लास। आई बिलोंग टू अ सिटी कॉल्ड मानसा, बहुत छोटा सा टाउन है पंजाब में। पापा को क्यों प्रेशराइज करके, जैसे शायद आप लोग भी करते होगे कि हमें चंडीगढ़ जाना है, तो वैसे ही बोला कि मुझे चंडीगढ़ जाना है सीए की कोचिंग लेने। मैं सीपीटी के लिए चंडीगढ़ आई। जिस पीजी में मैं स्टे कर रही थी, वहां पे एक और लड़की थी, शी वाज आल्सो नेहा नाम से एक स्टूडेंट थी, शी वाज आल्सो अपियरिंग फॉर सीए। तो जब मैं पीजी में एक 10-15 दिन रह ली, तो नेहा से बात हो रही, उसने मुझे बताया कि उसका पेपर है, तो उसका थर्ड अटेम्प्ट था सीपीटी का। तब मुझे लाइफ में पहली बार पता चला कि सीए डिफिकल्ट है। तब तक मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि हमारे टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखता था, तो मुझे कोई डराने वाला नहीं था कि सीए डिफिकल्ट चीज है। तो मुझे उस लड़की ने पहली बार ऐसा बताया कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। मुझे एक चीज स्टक हुई यार, थर्ड अटेम्प्ट है। फिर उन्होंने मुझे बोला, जब उनका एग्जाम हो गया तो मैंने पूछा कि दीदी पेपर कैसा हुआ। तो उनका आंसर था कि मुझे लगता है कि मेरे 80% मार्क्स आ जाएंगे। और मैंने उस दिन अपने दिमाग में एक टारगेट लिया कि मुझे सीपीटी में 80% मार्क्स लेके आने। सीए फाउंडेशन को पहले 80% सीपीटी बोलते थे। तो मैंने उस दिन पहली बार ये सोचा कि मुझे 80% मार्क्स लेके आनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो उनके थर्ड अटेम्प्ट में आ रहे हैं, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके आने हैं। बहुत अच्छे से तैयारी की, पेपर दिया। एंड तब हमारा पेपर कैसे होता था, एक ही दिन में चारों पेपर होते थे, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथ। जैसे अभी आप लोगों के 8 डेज में पेपर हुए हैं, एक पेपर फिर छुट्टी, फिर एक पेपर फिर एक छुट्टी, हमारे एक ही दिन में चारों पेपर होते थे। तो पहले मैं अकाउंट्स और लॉ का पेपर देके आई, फिर बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक होता था, फिर दोबारा से इकोनॉमिक्स और मैथ्स का पेपर होता था। तो जब हम चंडीगढ़ एग्जाम देने आए हुए थे, तो मुझे मेरे एक अंकल मिले, उन्होंने बोला कि पेपर लीक हो गया है। तो आईसीआई की हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ एक बार पेपर लीक हुआ है, मेडिकल नॉन मेडिकल का पेपर। तब हर साल ही लीक होता था, मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को पता ही होता था कि हमें पेपर 2-3 बार देना पड़ेगा। तब पीएमटी बोलते थे, अब नीट बोलते हैं।
तो पीएमटी बोलते थे, प्री मेडिकल टेस्ट। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से या बड़े भाई बहनों से बात करोगे, पता ही होता था पीएमटी का पेपर लीक हो गई होगा 2-3 बार, तो बच्चों को 2-3 बार देना पड़ेगा। बट आईसीआई की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार एग्जाम लीक हुआ है। तो मुझे वो पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है। तो उसके बाद सेकेंड पेपर देने गए। बट सेकेंड पेपर पूरी मोटिवेशन के साथ देना है, क्योंकि पता थोड़ी है कि पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। सिर्फ एक र्यूमर सुना कि पेपर लीक हुआ है। जब मैं घर पहुंची, जब चंडीगढ़ मैंने एग्जाम दिया, रात को 9-10 बजे हम लोग घर पहुंचे। एंड मेरे पापा आज तक पे न्यूज देख रहे हैं, तो न्यूज में आ रहा है कि आईसीए का पेपर कैंसिल किया जाता है और सीए का पेपर दोबारा। तो फिर अगस्त में मेरा दूसरी बार एग्जाम हुआ। पहली बार लाइफ में मुझे तब दूसरी बार पढ़ना पड़ा। 12th तक तो कोई फेल नहीं होता, तो पता ही नहीं चला कैसे पढ़ना है। ये सारा सिलेबस तो कर लिया, हम तो अपनी तरफ से पेपर की बेस्ट तैयारी करके गए हैं। हमें ये भी नहीं पता हम पास हैं या फेल है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है या स्ट्रांग है। पूरा दिन मुझे पापा एक ही बात बोल रहे हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मुझे पता ही नहीं क्या पढ़ना है, बिकॉज हम तो पेपर की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अगस्त में हमने दूसरे अटेम्प्ट का एग्जाम दिया और मेरे 79.5% मार्क्स। उसके बाद मेरी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट हुई। सीए इंटरमीडिएट में मेरे 12 मार्क्स से रैंक रह गया था। तब मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज सुनी कि रैंक जैसे कोई चीज होती है। मुझे पता ही नहीं था कि रैंक जैसे कोई चीज होती है। तब जब मैंने अपना सीए इंटर का रिजल्ट अपने ट्यूशन टीचर्स को दिखाया, तो उन्होंने जब मुझे बोला कि तू चेक कर, शायद तेरा रैंक आया। देन आई गॉट टू नो दैट आई मिस द रैंक बाय 12 मार्क्स। उसके बाद फिर हमने सीए फाइनल की तैयारी शुरू कर दी। जब सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे थे, तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम हमेशा इकट्ठे स्टडीज करते थे। एंड मेरा अटेम्प्ट बनता था नवंबर 2011 में। आईसीआई का तब एक नया नोटिफिकेशन आया कि अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने में अभी 6 मंथ्स है, तो आप उससे पहले भी पेपर दे सकते हो। मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी थी जुलाई 2011 में, तो उसके बाद पेपर बनता था नवंबर 11 में। बट आईसीआई का नया रूल आया कि अगर पेपर कंप्लीट अगर आर्टिकलशिप कंप्लीट होने में 6 मंथ्स का टाइम बढ़ा भी है, तो आप एक अटेम्प्ट पहले भी दे सकते हो। तो मेरा अटेम्प्ट क्या बन गया, मई 2011, विच वॉज वॉलंटरी। मेरी मर्जी है, मैं मई 11 देना चाहती हूँ या नवंबर 11। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही रैंडम डिसाइड कर लिया कि चलो दे देते हैं। हम लोगों ने बोथ ग्रुप मई 11 में दिया, और मई 11 में हम दोनों के बोथ ग्रुप क्लियर हुए। तो राइट, फ्रेंड सर्कल होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बैक टू 2019। 8 साल मैंने सीए के साथ बिल्कुल टच में नहीं थी। 2019 में मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया। यूट्यूब पे एक टीचर का वीडियो देखा। उस टीचर ने ये बोला कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पढ़ने जाते हो, उनसे ये पूछो ना कि आपका रैंक कब आया। नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं, उनके स्टूडेंट्स का रैंक आता है 5वें 6वें अटेम्प्ट में। कहते हैं टीचर्स का भी पहले दूसरे अटेम्प्ट में रैंक नहीं आता। मतलब अगर मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया, ऐसा नहीं कि मेरा पहले अटेम्प्ट में रैंक आ जाएगा, क्योंकि टीचर को भी नहीं पता होता। उसका भी एक लर्निंग कर्व चल रहा है कि बच्चों को चीजें कैसे समझ आएंगी, अभी वो भी एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। तो मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, उस टीचर की बात। बट लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, मेरे पहले ही अटेम्प्ट में मेरी एक स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 39 आया। बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, निहारिका। 325 मार्क्स आए उसके सीए फाउंडेशन में। तब हम सीए इंटर पढ़ाते ही नहीं थे। उसके बाद ही आईसीआई ने सीए फाउंडेशन में रैंक निकालना ही बंद कर दिया। अब रैंक सिर्फ सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में आता है। तो लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स में हमारी एक स्टूडेंट है प्रीति, उसका चंडीगढ़ में सेकंड रैंक आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ डिस्कशन करने के बाद, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद, मुझे जो चीजें पता चली कि रैंक लाने के लिए क्या चीजें जरूरी है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ये सिर्फ रैंक के लिए नहीं है। इस वीडियो का पर्पज है टारगेटिंग परफेक्शन। जरूरी नहीं कि जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे या इसके सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे उनका रैंक आ जाएगा। बट अगर रैंक नहीं भी आएगा, तो अगर आप सिर्फ पास होने की सोच रहे थे, तो आपकी डिस्टिंक्शन आ जाएगी। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप टारगेट कर रहे थे, तो बोथ ग्रुप आ जाएगा। आप लोगों को एटीट्यूड पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल होने के लिए एटीट्यूड किस टाइप का चाहिए। तो उस इंटेंट के साथ मैंने ये सारी चीजें लिखी है। ठीक है, तो पहले तो आपकी पूरी जर्नी कि जब आपने अपना फर्स्ट एग्जाम दिया, वहां से लेके सीए इंटर के एग्जाम हॉल में जाने तक की जर्नी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारा सबसे पहला टारगेट है अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें कम से कम 2 महीने रिवीजन के लिए रखने मिनिमम 2 मंथ्स में नीड, जिसमें हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। और उसके बाद एग्जाम टाइम पे चीजों को कैसे हैंडल करना है। अब सबसे पहला पॉइंट आ गया मेरे पास, सिलेबस को। आंटी वो क्या बोर्ड है? अब पहला ही पॉइंट, स्पेशली जो बच्चे सीए फाउंडेशन देके आए हैं, वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होना।
अगर आपका टाइम पे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है तो सेकंड चीज शुरू ही नहीं, क्योंकि मैंने, अगर आप January 25 में एग्जाम क्लियर कर रहे हो, अभी जो रिजल्ट आने वाला है, तो उस हिसाब से आपका अटेम्प्ट बनेगा January 26। तो अगर January 26 में आपका अटेम्प्ट है, इट मीन्स दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर एंड तक आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अगर अक्टूबर एंड तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ, हम ये नहीं सोच सकते कि हम पास भी होंगे जनवरी में। अब सिलेबस कंप्लीट करना कैसे, तरीके से कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, दिस इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन फोकस ऑन रैंक। इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर सको, क्योंकि जब सिलेबस चल रहा है तब मेरे पास टाइम है कि मैंने टॉपिक पढ़ा, एंड टॉपिक पढ़ने के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस की। अगर मैंने इनकम टैक्स पढ़ा, मैंने इनकम टैक्स क्रैम नहीं किया, मैंने समझने की कोशिश की किस इंटेंट के साथ लॉ बनाया गया है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कि मुझे पता हो कि अगर मुझे किसी क्लाइंट को एडवाइस करना है तो मैं एक बेस्ट एडवाइस कर सकूं। जब मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, तो अकाउंट्स का अगर मैंने कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस बार अभी ट्वेल्थ, सब लोग ये एग्जांपल समझ पाएंगे इसलिए मैं ट्वेल्थ की एग्जांपल दे रही हूँ। इस बार आई थिंक अकाउंट्स के पेपर में 13 हॉलीडेज है। अगर मान लो किसी के पास बोर्ड में 13 हॉलीडेज हो, क्या आपको लगता है कि वो 13 दिन की तैयारी में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के फॉर फीचर का क्वेश्चन सीख पाएगा? क्या आपको लगता है कि जो बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ा वो इन 13 दिनों को प्रोडक्टिवली यूज करेगा और सीख पाएगा? बेसिक चीजें तो एग्जाम से पहले हो सकती हैं, कंसेप्चुअल काम एग्जाम से पहले नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा जेन्युइनली अकाउंट्स को एंजॉय करता है, वो जब पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहा था, उसने तभी समझ लिया होगा कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है, फॉर फीचर क्या होता है, और जब री इशू होगा तो कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व कैसे निकालना है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है ना कंपनी अकाउंट्स में। ये वाली चीज कोई भी बच्चा एग्जाम के 13 दिन पहले नहीं सीख सकता, क्योंकि उसे कोई पता थोड़ी था डेट शीट कि मुझे 13 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। जो बच्चा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहता है वो पहले से ही कर रहा है। बाय चांस उसका कोई मेडिकल इशू हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो कि उसके बस के बाहर है, और उसे भगवान ने मौका दे दिया, ले तेरे पास 13 छुट्टियां है, वो तो कर लेगा, वो एक रेयर चांसेस है। बट अदरवाइज अगर किसी ने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, जब वो 12th क्लास के ट्यूशन दे रहा होगा वो तभी करेगा। वो डीके गोयल में से इस टॉपिक के 15-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, जब उसके 15-20 क्वेश्चंस में सीआरआर ठीक निकल आएगा, फिर उसे तसल्ली हो गई कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एम आई राइट? सब अग्री करते हो क्या? नहीं? सेम चीज सीए फाउंडेशन में भी हुई होगी। तो ये एक लौता टाइम है आपके पास कि आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब सीए फाउंडेशन में तो आप लोगों के पास सिर्फ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, मतलब एक नया सब्जेक्ट था लॉ, जिसे समझने में आप लोगों को शायद 1-2 महीने लग गए होंगे। 1-2 महीने बाद आप लोगों को अडेप्ट हुए कि लॉ कैसे पढ़ना है। सीए इंटर में बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स हैं। अभी जो हमारी डिस्कशन का सेकंड पार्ट होगा, हम आपके पूरे सिलेबस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो सीए इंटर में बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स हैं। टीचर के पास टारगेट है 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराना है। लेट्स से मैं आपको लॉ और इनकम टैक्स पढ़ाती हूँ, मुझे 4 महीने में कराना ही कराना है, क्योंकि टोटल 6 पेपर है। अगर मैं कराऊंगी तो दूसरे सब्जेक्ट की टर्न आएगी। जब तक आप लोग इनकम टैक्स एंजॉय करने लगोगे तब तक वो खत्म ही हो चुका होगा, फिर जीएसटी शुरू हो जाएगा। जब तक जीएसटी पीक पे पहुंचेगा तब तक ऑडिट शुरू हो जाएगा। तो सब्जेक्ट माइंडसेट बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पहले दिन से ही फोकस करना है। सेकेंड चीज है, नेक्स्ट चीज है नोट्स। बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स बनाना। मैं ये बात सीए फाउंडेशन में भी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, और सीए इंटर में ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का टारगेट होगा कि आप लोग नोट्स बना रहे हो जिसमें आप अपना काम मिनिमल करते जा रहे हो। ऐसा नहीं पॉसिबल कि एग्जाम वाले दिन मैं सारा इनकम टैक्स रिवाइज कर जाऊं। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल कि अकाउंट के हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस मैं पेपर से पहले करके जाऊं। पॉसिबल क्या चीज है कि मुझे सर ने अगर अकाउंट्स का एक टॉपिक कराया, सर ने असाइनमेंट दी 50 क्वेश्चंस की, मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करूं, उनमें से मैं मार्क करूं कि ये वाली चीजें थी जो मेरे से पहली बार सॉल्व नहीं हुई। फिर जब सर ने क्लास में टेस्ट लिया, मैं सिर्फ जो चीजों को मार्क किया हुआ है उनको सेकेंड टाइम करूं, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस कट डाउन हो जाएंगे, मेरा काम कम हो गया। फिर जब क्लास में मॉक टेस्ट हुआ, मैंने फिर से सिर्फ जो चीजें मार्क की हुई थी वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में, उनमें से भी अब कुछ मुझे और इजी लगने लग गए, वो भी कट डाउन हो गए। तो पेपर वाले दिन के लिए मैंने अपना 10% सिलेबस कर लिया। 100% सिलेबस में से मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि सिर्फ ये 10% है जिसमें मेरी गलती होती है, बाकी 90% तो मुझे इजी लगने लग गया है।
तो ड्यूरिंग क्लासेस आप लोगों की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा फोकस करना कॉन्सेप्ट्स पे व्हिच विल बी थ्रू प्रैक्टिस, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं जिसमें आपका काम मिनिमल होता जा रहा है। विद एवरी रिविजन आप अपना काम कम करते जा रहे हो। एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली रिविजन, क्लासेस के साथ साथ ही रिवाइज करना। आप एक बार हमारे पुराने स्टूडेंट से मिलना तो वो आपको स्पेसिफिकली ये चीज बोलेंगे कि पता ही नहीं चलता इतना प्रेशर कैसे हैंडल करें, स्पेशली जो बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, पता ही नहीं चलता इतना प्रेशर हैंडल कैसे करें। तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डेली क्लास लगाने के बाद शाम को जाके हम लोगों ने टॉपिक को रिवाइज करना ही करना। आप 11th 12th या सीए फाउंडेशन की तरह ये नहीं सोच सकते कि मैं एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ूंगा और काम चल जाऊंगा। सीए इंटर इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट जर्नी। माय हस्बैंड इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हर सीए की एक स्टोरी होती है। ऐसे कहते हैं ना कि लाइफ, अपनी लाइफ में तो हर पर्सन ही हीरो होता है। तो जैसे मैंने अपने स्टोरी सुनाया, तो मेरे हस्बैंड पंजाब बोर्ड से हैं, तो उनको पंजाब बोर्ड से 12th करने के बाद सीए करना बहुत बड़ा टारगेट था उनके लिए। उनकी 3rd अटेम्प्ट में सीए हुई थी। उन्होंने मुझे अच्छा टीचर बनना सिखाया, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाली सीए थी। मैंने सीए क्लियर की व्हेन आई वाज जस्ट 20 एंड हाफ। तो तब मेरी पूरी सीए फाइनल भी कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन भी हो गया, इंटर भी हो गया, फाइनल भी हो गया। तो मुझे ना पता ही नहीं होता था कि जो बच्चों को चीज पहली बार में समझ नहीं आती उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज के लिए ट्रेन किया कि जो स्टूडेंट्स का आईक्यू थोड़ा वीक है पर सिंसियर है, या फिर जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं बिल्ड हुए बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जेड रीजन, तो उनको कैसे पढ़ाना है। तो उनसे मैंने ये सारे पॉइंट्स कुछ और सीखे कि रिवीजन किस तरीके से करनी है, नोट्स किस तरीके से करनी है। तो ये तो होगा आप लोगों का पहला काम। ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन सही क्लासेस चूज करने के बाद आपने क्लासेस में सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पे आप टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, आप अच्छे नोट्स बना रहे हो, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। अब सेकंड पॉइंट है कि जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें 2 महीने मिले रिविजन के लिए। तो अब इस रिविजन में हमने क्या करना है। रिविजन में देर आर हाई चांसेस कि आप भटक जाओगे, क्योंकि आप पूरा दिन घर पे बैठे हो, आप कॉलेज जा नहीं रहे हो, इंस्टीट्यूट आपने आना नहीं है, कोई आपके सर के ऊपर नहीं है। तो आप लोगों ने खुद को डिसिप्लिन करना है इस टाइम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरत है एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल। ऐसा टाइम टेबल जिसे बनाने में ही एक दिन लग जाएगा, पूरा दिन आपकी एनर्जी लग जाएगी सिर्फ एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाने में। टाइम टेबल स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब क्या, बिजनेस में पढ़ाया जाता है कि अच्छे बिजनेस में स्मार्ट गोल्स रखे जाते हैं। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। जब आपका टाइम टेबल होना चाहिए बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, शाम को कितने बजे सोऊंगा, कितने बजे मुझे अकाउंट्स पढ़ना है। डेली हर सब्जेक्ट की टर्न नहीं आएगी, ऑल्टरनेटिवली टर्न आएगी। 6 सब्जेक्ट्स ऐसे तो नहीं पॉसिबल कि डेली आप हर सब्जेक्ट को टच कर पा रहे हो। किसी दिन इनकम टैक्स पढ़ेंगे, किसी दिन जीएसटी पढ़ेंगे, किसी दिन कॉस्ट पढ़ेंगे, किसी दिन ऑडिट पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिवली सब्जेक्ट्स की टर्न आएगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मुझे किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और सेकंड, मेजरेबल। स्मार्ट में एम का मतलब है आपके गोल्स क्या होने चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मेजरेबल। आपको पता हो कि अकाउंट्स का इतनी ड्यूरेशन में ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करना है, इनकम टैक्स का ये वाला चैप्टर इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है। इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल। इतना बड़ा गोल नहीं हो जाना चाहिए कि आप उसके प्रेशर में काम ही ना कर पाओ। गोल ऐसा होना चाहिए कि जो आपका स्टेमिना है उससे 10% ज्यादा, कि वो अचीवेबल हो, कि हम मेहनत करें तो उसके पास पहुंच सके। गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुझे डिमोटिवेट कर दे, मैं मेहनत ही ना कर सकूं। इट शुड बी रीजनेबल एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। कि मुझे 2 महीने मिले हैं, 60 डेज मिले हैं, तो मुझे सीए फाइनल में ये ट्रिक पता चली थी, 3-2-1। तो क्या करते थे हम लोग, पहले 3 दिन में हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना। जी, 3 दिन में अकाउंट्स का पेपर सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसका मॉक टेस्ट। फिर 3 दिन में लॉ का सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसका मॉक टेस्ट। फिर 3 दिन में टैक्स का सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसका मॉक टेस्ट। ऐसे 3-3 दिन देके मुझे 6 पेपर्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करना। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 20 डेज लग जाएंगे, आपका सारा सिलेबस एक बार रिवाइज हो गया। फिर आपकी अगली रिविजन होगी 2 डेज वाली। 2 दिन में अकाउंट्स का सिलेबस किया, फिर मॉक टेस्ट। फिर 2 दिन में लॉ का सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसका मॉक टेस्ट। फिर आपको इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 15 दिन लग जाएंगे, आपकी सेकंड रिवीजन कंप्लीट होगी। फिर मंडे रिवीजन, एक ही दिन में अब अकाउंट सारा कंप्लीट किया और फिर उसका मॉक टेस्ट। ये सेम आईएसआई का पैटर्न है।
जो बच्चे सीए फाउंडेशन दे चुके हैं उनको पता है कि सीए के एग्जाम में सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी मिलती है। तो आप लोग एग्जाम से पहले ही जब इस तरीके का टेस्ट दे चुके होंगे तो आपको एग्जाम में ये लगेगा कि आप टेस्ट देने ही जा रहे हो। जो एग्जाम में फियर होता है वो वाला फियर ऐसा तो नहीं है कि जीरो हो जाएगा, बट काफी कम हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हमारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट से भी, सीए इंटर के स्टूडेंट से भी पूछोगे तो हम लोगों ने बिल्कुल सेम ऐसा टाइम टेबल बनाया हुआ है कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको 1 महीना दिया कि आप अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करो, अपनी रिविजन करो। और लास्ट 1 महीना पहले 20 डेज में आपकी तैयारी, फिर 12 डेज में आपकी तैयारी, और फिर 1 1 डे 6 to 7 डेज में आपकी तैयारी, कि आपकी 3 रिविजन हो गई लास्ट डेज में। उसके बाद आपको फिर से 5 6 दिन मिलेंगे और फिर आपका पेपर। आप लोगों ने सबने मॉक टेस्ट दिए हुए सीए फाउंडेशन में? कितने कितने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं? तो ऑफिशियल ऑफिशियल ऑफिस नहीं, इंस्टीट्यूट में या ऑफिशियल कहीं पे भी बेनिफिट लगा उसका? किसी से भी पूछना, जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट दिए हैं उसके ही चांसेस है सीए फाउंडेशन पास होने के। अदरवाइज तुम्हें पेपर देख के समझ ही नहीं आता कि मैं 3 घंटों को मैनेज कैसे करूं, वो 3 घंटों को एफिशिएंटली यूज कैसे करना है, कि मैथ में कौन से क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे पता है कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, कि इस पे अड़ना नहीं है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ना है। वो चीजें आपको तभी समझ आती है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो इस तरीके से आपने टाइम टेबल बनाना है। एंड इसी टाइम पे सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने यहाँ पे रखा इमोशनल इंटेलिजेंस। बच्चे, जब कोई पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है तो सिर्फ अपने स्किल की वजह से नहीं सक्सेसफुल हो रहा। सचिन तेंदुलकर इज नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन। बहुत सारे बैट्समैन होंगे जो कि शायद उनसे बेटर है, बट ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड। शाहरुख खान इज नॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट एक्टर। शायद बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि उनसे बेटर काम करते हैं, बट वो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो किसी भी पर्सन को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, किसी भी चीज में पीक पे पहुंचने के लिए सिर्फ स्मार्ट होने से, टैलेंट होने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको 2 महीने का रिविजन का टाइम मिला, कोई आपको ट्रैक नहीं कर रहा है, आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है आपके पास। इसी टाइम पे आप लोगों का शायद ब्रेकअप हो जाएगा, इसी टाइम पे कोई नया क्रश आएगा, इसी टाइम पे फैमिली में क्लेश होएंगे, सारे आपके दुश्मन बन जाएंगे, आप खुद भी अपने दुश्मन बन जाओगे। आपका मन करेगा टीवी देखने का, आपका मन करेगा फ्रेंड्स के साथ घूमने का। उस टाइम पे ही अगर आपने खुद को डिसिप्लिन में रख लिया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, जो पुरानी सारी मेहनत है उसका तभी काम है अगर ये वाला टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया, तो आप थर्ड स्टेप के लिए रेडी हो। और जब आपका एग्जाम आया, एग्जाम टाइम पे ऑब्वियसली हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वायरल हो जाता है, कोई भी ऐसी डिसीज हो जाती है तो दिमाग में इतना बर्डन हो जाता है कि 15 दिन तो शायद वो डिसीज से रिकवर करने में लग गए। उसके बाद जब टाइम हम रिकवर हो भी गए, मेंटली कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम लोगों से पीछे रह गए हैं, कि मेरे 15 दिन वेस्ट हो गए। तो हमें हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है एग्जाम टाइम पे, पुरानी सारी मेहनत के लिए। एंड देन एग्जाम के टाइम 1.5 डे जो मिलता है रिविजन करने के लिए, उस रिविजन को कैसे यूज करना है, एग्जाम के 3 घंटों को कैसे यूज करना है, जब ये सारी चीजें परफेक्ट होंगी ना तब जाके रैंक आए। अभी मैंने बताया ना कि देर राइट चॉइस ऑफ क्लास के बाद बहुत सारे सही डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जब बहुत सारे डिसीजन सही हो जाएंगे ना, फिर आप पेपर देने जाओगे तो आप सोच सकते हो कि आपका रैंक आएगा। बाय रैंक आई एम नॉट मीनिंग ऑल इंडिया रैंक आएगा। बाय रैंक आई मीन कि अगर आप डिस्टिंक्शन के कैपेबल थे तो ऑल इंडिया रैंक आएगा, अगर आप पास होने के बारे में सोच रहे थे तो डिस्टिंक्शन आएगी, अगर आप सिंगल ग्रुप सोच रहे थे तो आप बहुत ग्रुप टारगेट कर सकते हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी पता अभी आधा ही काम हुआ है, अभी 50% काम बाकी है। बाकी का 50% काम जो है वो है आपका एटीट्यूड। पूरी जर्नी में बहुत अच्छा एटीट्यूड मेंटेन करना जरूरी है। मेरा प्री बोर्ड अटेम्प्ट क्लियर हुआ है तो लोगों को, ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स को लगता था कि एनी बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब जब मैं एसडी कॉलेज में एग्जाम देने गई थी, मुझे अभी तक याद है हमारा एक पेपर होता था माफा का। बहुत डरते थे बच्चे सीए फाइनल में माफा के पेपर से। तो मैं एग्जाम हॉल के बाहर, हम ऐसे 4 फ्रेंड्स लाइन में खड़े हैं, हमारा एक फ्रेंड आया, वो हमसे पूछ रहा है पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ। एंड जब मेरी टर्न आई उसने मेरे से पूछा ही नहीं, कहते तो पता ही है इसका अच्छा हुआ। बट आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट, और क्योंकि मेरा तो रैंक नहीं आया ना, मेरे से भी स्मार्ट कोई है। तो मेरा सिर्फ पास होने का कारण, या फिर जिन लोगों का रैंक आया उनका रैंक आने का कारण क्या था, बिकॉज ये 50% काम है, बाकी का 50% काम एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड, डिसिप्लिन।
अगर आजकल तो इंस्टाग्राम पे अगर आप स्पोर्ट्स में किसी को भी फॉलो करते हो, विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से वो ये बोलता है अपने इंटरव्यूज में कि मैं 6 मंथ्स तक सेम डाइट खा सकता हूँ, कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे अपने एक्सरसाइज को देने ही देने हैं। सारा काम सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से है। जैसे अभी मैंने एग्जाम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने भी सक्सेसफुल लोग तुम देखोगे, डिसिप्लिन इज बेटर देन रिग्रेट। या तो रिग्रेट करो कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट है वो मेरी पसंद का नहीं है, या फिर दोनों चीजें हार्ड है। रिग्रेट भी बहुत टफ होता है और डिसिप्लिन भी बहुत टफ होता है। तुमने इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है, कि या तो जो रिजल्ट आएगा मेरी पसंद का नहीं आया उसके बाद मैं पछता लूं, या फिर मैं डेली बेसिस पे खुद का मन मारता रहूं और डिसिप्लिन पे फोकस करता रहूं। सो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन फैकल्टी। जब आप पढ़ने जाओगे, कहीं में भी आप कोई भी फैकल्टी आप चूज करते हो, बहुत बार आपके माइंड में डाउट आएगा क्या ये फैकल्टी सही है। जर्नी में ऐसा होगा कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा। शायद कुछ लोगों का अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट होगा, बट अब शायद फेवरेट नहीं रहेगा। ये बहुत ज्यादा थ्योरी है इंटरमीडिएट में, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। बहुत लोगों को इनकम टैक्स पहली बार में समझ ही नहीं आएगा। मुझे पता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि समझ ही दूसरी तीसरी बार आते हैं, तो आप लोगों को बहुत बार फैकल्टी के ऊपर डाउट होगा। आपका मन करेगा किसी और टीचर के नोट्स रेफर करें, यानी यहाँ से समझ नहीं आ रहा। तो जो भी चीजें है ना, इन सबको इग्नोर करके आपको फैकल्टी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। जो टीचर पढ़ा रहा है, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, हमें खुद दुख होता है अगर कोई बच्चा, सिंसियर बच्चा फेल हो जाता है। अगर एक बच्चा सिंसियर नहीं था पढ़ाई में, वो फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कोई सिंसियर बच्चा फेल हो जाता है, हमें ऐसे लगता है यार हमारी वजह से फेल हुआ है, हम में कहीं वीक पॉइंट था। तो टीचर खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। उसने खुद अपने एक्सपीरियंस से, अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत कुछ सीखा है। आपको उसकी स्ट्रैटेजी कुछ देर बाद में समझ आएगी। आप उसके जितने अभी एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप कोई भी टीचर चूज करो। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, एडमिशन करने से पहले होने चाहिए। एडमिशन लेने के बाद यू हैव टू ट्रस्ट योर फैकल्टी ब्लाइंडली। जो उसने बोल दिया उस आपको करना है। उसने बोला कि ये होमवर्क है, उसने बोला कि ये टॉपिक 5 बार करना है, उसने बोला कि ये टेस्ट देना है, तो आपको देना है। विल पावर टू काउंटर डिस्ट्रैक्शंस। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस। पूरी जर्नी में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। कई बार हेल्थ इशू हो सकता है, फैमिली में फाइनेंशियल इशू हो सकता है, घर पे शादी आ सकती है, घर पे लड़ाइयाँ हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत नई मूवी रिलीज होगी, आपके फेवरेट हीरो का कोई ना कुछ मूवी आ रहा होगा, जब एग्जाम होगा। आपने इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना है। सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ योर सेक्रीफाइसेस। तुम जितने ज्यादा सेक्रीफाइसेस करते जाओगे, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है पर मुझे नहीं देखना है, आज मेरे फेवरेट हीरो की मूवी रिलीज हुई है पर मुझे नहीं देखनी है, आज मेरे फ्रेंड्स पार्टी पे जा रहे हैं पर मुझे नहीं जाना है। तुम जितने ज्यादा सेक्रीफाइसेस करते रहोगे अपनी जर्नी में, तुम उतने ज्यादा सक्सेस के पास जाते जा रहे हो। तुम अपनी विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो कि मैं अपने डिसीजंस के ऊपर स्टैंड करूं। एंड टारगेट रैंक नहीं है, हमारा टारगेट परफेक्शन है। कि हमें इस एटीट्यूड के साथ पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, कि भाई जब हम सीए बने, बिजनेस में मैंने हमारी बात सुने। सीए फाउंडेशन में ना एक बार अकाउंट्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीए इन सोसाइटी। शायद आप लोगों को फाउंडेशन में पढ़ाया भी गया होगा। 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीए इन सोसाइटी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब क्लास में ये क्वेश्चन कराती हूँ, तो मैं बोलती हूँ दैट सीए इज द ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। सीए इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो, तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा कि लोग सही टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। गवर्नमेंट, इंडिया की पॉपुलेशन मोर देन 100 करोड़ है। गवर्नमेंट जाके चेक नहीं कर सकती कि सबने टैक्स सही दिया या नहीं दिया। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन चेक कर रहा है? सीए चेक कर रहा है। सीए इज द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। आप लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है सबने, चाहे डायरेक्ट एंट्री रूट से चाहे सीए फाउंडेशन रूट से। अगर सीए ऑडिट करके ना बताए कि कंपनी झूठ नहीं बोल रही, कि ये जो पीएनएल है ये सच्चा है, कि ये जो बैलेंस शीट है ये सच्ची है, अगर ये चीज ना हो, तो क्या कोई कंपनी में के शेयर खरीदेगा? आजकल सेंसेक्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग कंपनीज के शेयर खरीद रहे हैं। कंपनी के शेयर हम किस भरोसे खरीद रहे हैं? जो हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस के भरोसे खरीदते हैं ना। रेशियो एनालिसिस किसके बेसिस पे होता है? पीएनएल और बैलेंस शीट। अगर पीएनएल और बैलेंस शीट ही झूठी हो जाए, क्या आपको लगता है कोई इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? तो ये कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है कि जो पीएनएल और बैलेंस शीट है वो बिल्कुल सही है? ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है सीए। तो सीए शेयर होल्डर का भी एजेंट है, सीए गवर्नमेंट का भी एजेंट है।
आप लोगों को जब फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई होगी आपको बताया होगा कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पता है ना सबको कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। बैंक्स कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। बैंक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, लोन देके। लोन किसकी गारंटी पे देते हैं, सीए से बनवाते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि आपको लगता है कि ये पर्सन लोन रीपे कर पाए। सुना होगा ना आप लोगों ने कि आपको बोलते हैं कि प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा के लाओ सीए से, वो चेक करके बताएगा कि हमें क्या लगता है कि इस पर्सन का क्या बिजनेस इतना चलेगा कि वो लोन दे पाए। तो अगर बैंक्स सीए के ऊपर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट सीए के ऊपर डिपेंडेंट है, शेयर होल्डर सीए के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि सीए इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, इसी से ही तो इकोनॉमी में मनी का फ्लो हो रहा है। तो हमें एक बहुत अच्छा एडवाइजर बनना है। तो उस इंटेंट के साथ हमने सीए इंटर पढ़ना है। सीए फाउंडेशन, अभी मैं अपने हस्बैंड की लाइन कोट कर रही हूँ, तो एक्चुअली सीए फाउंडेशन तो सिर्फ शिमला पहाड़ी है, सीए इंटर माउंट एवरेस्ट है। आम तरह के कोर्सेज में ऐसा नहीं होता। अगर कोई पर्सन एमबीबीएस है, उसने नीट क्लियर किया, फिर एमडी के एग्जाम देगा, तो वो एक एक स्टेयर ऊपर चढ़ रहे हैं। बट सीए में सीए फाउंडेशन तो सिर्फ एंट्री लेवल एग्जाम है। एक्चुअल टारगेट जो है वो सीए, एक्चुअली सीए की जर्नी यहाँ से शुरू होती है सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद, और ये इससे 10-20 टाइम्स डिफिकल्ट है। इट इज माउंट एवरेस्ट। एंड उसके बाद सीए फाइनल तो उससे अगली पहाड़ी है। ये मेरे सेशन का पहला हिस्सा था, पढ़ना कैसे है, क्लासेस को किस तरीके से अप्रोच करना है। सेशन का दूसरा हिस्सा, वी विल ट्राई टू कवर नो एवरीथिंग अबाउट सीए इंटर। सीए इंटर के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे जितना भी टाइम है। अगर टाइम अलाउ किया तो मैं आज अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस भी करूंगी। तो सीए इंटरमीडिएट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भी 3 सब्जेक्ट्स हैं एंड ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, एडवांस अकाउंट्स। ओल्ड स्कीम में अकाउंट्स के 2 पेपर होते थे, एक अकाउंट्स एंड एक एडवांस अकाउंट्स, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। कुछ टॉपिक्स ओल्ड स्कीम के अकाउंट्स के सीए फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए गए। जो आपने बोनस इशू, प्रेफरेंशियल ये टॉपिक्स पढ़े हैं, पहले ये सीए इंटर में होते थे। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन नाम से एक टॉपिक है, जिसमें पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, गार्नर वर्सेस मुरे, या पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैक्सिमम लॉस मेथड। ये टॉपिक्स पहले सीए इंटर में थे, अब ये सीए फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए गए। और बाकी का अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट 200 नंबर के सिलेबस को 100 नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका पहला पेपर होगा एडवांस, आपका दूसरा पेपर होगा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, और आपका तीसरा पेपर होगा टैक्सेशन। तीनों पेपर्स की वेटेज जो है इट इज 100 मार्क्स ईच। टैक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होगा इनकम टैक्स एक्ट जिसकी वेटेज होगी 50 मार्क्स, एक होगा जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसकी वेटेज होगी another 50 मार्क्स। जो आपका ग्रुप 2 होगा, इसमें आपका फर्स्ट पेपर होगा कॉस्ट अकाउंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट एंट्री 2 वाले, उनमें तो बीकॉम में कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ा होगा। बाकी सब में फाउंडेशन में एक चैप्टर आता है फाइनल अकाउंट्स, उसमें आता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, जिसमें आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है। तो वहां पे आप एक वर्ड यूज करते हो प्राइम कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड्स की कॉस्ट, ये तीनों चीजें मिला के कॉस्ट अकाउंट्स का सब्जेक्ट बना। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट्स पढ़ना है। आपका नेक्स्ट पेपर होगा ऑडिट एंड योर लास्ट पेपर वुड बी एफएमएसएम। एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएम मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिकली आप इसे मैनेजमेंट अकाउंट्स भी बोल सकते हो। ये है एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टडीज की तरह है, जैसे आप लोगों का 12th में सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा है। ऑल द पेपर्स वुड बी ऑफ 3 hours ईच। सब में 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। तो जैसे सीए फाउंडेशन में तो अकाउंट्स और लॉ में कोई एमसीक्यू नहीं आते थे, सिर्फ इकोनॉमिक्स और मैथ्स में एमसीक्यू आते थे। बट सीए इंटरमीडिएट में सारे 6 के 6 सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू आएंगे, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे एंड नो नेगेटिव मार्क। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
तो अच्छी चीज है, हमें पूरा पेपर ऑब्वियसली अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। बट ये एमसीक्यू सिर्फ कहने को ही एमसीक्यूज है, तैयारी तो हमें उसी तरीके से करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। बल्कि नुकसान थोड़ा सा ये है कि स्टेप मार्किंग का बेनिफिट नहीं मिलता, कि हमें अगर बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, आईसीएआई ने क्यों बनाई है एमसीक्यू जैसी चीज, बिकॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू बी वेरी एक्यूरेट। आमतौर के बिजनेसेस में, आमतौर के कोर्सेज में 1-2% गलती भी हो जाए चलता है, बट सीए कोई गलती नहीं अफोर्ड कर सकता कि मेरे से गलती से गलत टैक्स कैलकुलेट हो गया, पेनल्टी लग जाएगी क्लाइंट को कि मैंने गलत पीएनएल बैलेंस शीट पे साइन कर दिया। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज में मान लो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, पर एंड पे मार्क्स सिर्फ किस चीज के मिलने हैं कि सीआरआर के मार्क्स नहीं निकाल लिए कि नहीं निकाले, नहीं तो बाकी सारी मेहनत भी वेस्ट होगी। ऐसा ही होगा ना एमसीक्यू में। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए 30 मार्क्स के एमसीक्यू में इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे एडवांस अकाउंट्स आप लोगों को पढ़ाएंगे विनीत बांसल सर, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कल आप लोगों की सर क्लास भी लेंगे, उसमें सर अच्छे से सब्जेक्ट को आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड सर को अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सर पहले दिल्ली में पढ़ाते थे, लक्ष्मी नगर, जो कि सीए का हब माना जाता है ऑल इंडिया। तो वहां पे सर पहले पढ़ाते थे, अब सर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के रैंक भी आए हैं एंड 95 अबव मार्क्स भी आए हैं। ही विल बी टीचिंग यू अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ एंड इनकम टैक्स, ये दोनों टॉपिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगी। जीएसटी एंड कॉस्ट अकाउंट्स, ये आपको सीए साहिल सर पढ़ाएंगे। अभी मेरे बाद सर आपकी क्लास लेंगे और आज सर आपको किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। सर जीएसटी में ही प्रैक्टिस भी करते हैं। सर की जो सीए फर्म है, सर के फादर भी सीए हैं, उनकी वाइफ भी है, उनकी सिस्टर भी, पूरी फैमिली में सीए ही है। तो उनकी जो सीए की प्रैक्टिस है 37 ईयर्स पुरानी। तो सर जीएसटी की कंसल्टेंसी देते हैं अपने क्लाइंट्स को। सर आपको जीएसटी और कॉस्ट अकाउंट्स ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। ऑडिट एंड एसएम, ये आपको पढ़ाएंगे आभा मैम। तो आभा मैम के फादर सीए थे, उन्होंने ही उनको मोटिवेट किया सीए करने के लिए। वो चंडीगढ़ के फर्स्ट 10 सीएस में से एक थे। तो आभा मैम के फादर और आभा मैम खुद भी, दोनों ने इकट्ठे मिलके बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिट्स, स्टेट्यूटरी ऑडिट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऑडिट्स किए हैं। तो इनका एक्सपर्टीज है ऑडिट में। ये आपको ऑडिट एंड एसएम पढ़ाएंगे। विनीत सर ये आपको एफएम भी पढ़ाएंगे। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है, कोई भी बीकॉम क्वालिफाइड या सीए क्वालिफाइड नहीं है। हम चारों टीचर्स ही क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं एंड चारों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं 150 मार्क्स ईच की। तो टोटल 600 नंबर हो गए। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप लोगों को 150 मार्क्स की तैयारी करवाना और सीए इंटर। अब तैयारी में सबसे पहली चीज होगी पूरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करके आपको सारा सिलेबस कवर करवाना, पहली चीज। दूसरी चीज होगी बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल। कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो तो स्टडी मटेरियल अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से ही मिलेगा। आपको हर टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉ की बात करूं, आपको लॉ की 2 बुक्स मिलेगी। आपको मिलेगी एक लॉ की वर्कबुक और एक मिलेगी क्वेश्चन बुक। जो लॉ की वर्कबुक होगी उसमें एक साइड पे लॉ का सिलेबस लिखा हुआ है और एक साइड ब्लैंक है। तो हम लोग क्लास में जो भी चीजें पढ़ेंगे उसे चार्ट्स में कन्वर्ट किया करेंगे। चार्ट्स से पढ़ना आसान रहता है, याद करना आसान रहता है। तो जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उसे प्रेजेंट कैसे करना है उसके लिए हम लोगों ने लॉ की लैंग्वेज में एक जगह पढ़ लिया। उसे मेमोराइज करने के लिए, मल्टीपल रिविजन करने के लिए हमने बिल्कुल उसके सामने उसी टॉपिक का चार्ट लिख दिया। इस तरीके से आपको 200 पेजेस की बुक मिलेगी। प्रिंटेड बुक सब लोगों को ऑनलाइन, सीए फाउंडेशन में पिछली बार हमने नोट्स दिए थे, इस बार नोट्स भी प्रॉपर बुक होगी। 200 पेजेस में पूरा सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस करवाना है। वो 200 पेजेस को हमने 4-5 बार पढ़ना है पेपर से पहले। साथ में आपको एक क्वेश्चन बुक मिलेगी जो कि सॉल्व है। जो भी टॉपिक मैंने आपको करवाया सेम डे जाके आप उसका होमवर्क करोगे। उसमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के, आरटीपी के, एमटीपी के, सब कुछ टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो मान लीजिए हमने यूनिट 1 किया, यूनिट 1 के आईसीआई की बुक के क्वेश्चंस, उस टॉपिक में से पिछले 10 अटेम्प्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आरटीबी में जो भी क्वेश्चन आया, एमटीबी में जो भी क्वेश्चन आया, सब आपको एक ही जगह मिलता है, थॉरो प्रैक्टिस होगी सारी। एंड लास्ट वुड बी टेस्ट। ड्यूरिंग क्लासेस आप लोगों के फर्स्ट मंथ के बाद, फर्स्ट मंथ आपको लगेगा अडेप्ट होने में, इंटरमीडिएट में फर्स्ट मंथ के बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टीचर्स आप लोगों के सेक्शन वाइज टेस्ट लेते रहेंगे। पर जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम वो सेम स्ट्रैटेजी 3-2-1 के बेसिस पे टेस्ट लेंगे। आप लोगों को 3 दिन मिले अकाउंट्स का सिलेबस पढ़ने के लिए, फिर अकाउंट्स का टेस्ट, ऐसे 3-3 दिन करके आपके 6 पेपर्स के टेस्ट होंगे, फिर 2-2 दिन करके, और फिर 1-1 दिन करके। उसके बाद आपका बिल्कुल सेम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आईसीआई में एग्जाम हो। तो जो इतना बड़ा चैलेंज है उसे इन 3 चीजों से हमने हैंडल करना है कि ड्यूरिंग क्लासेस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस है, क्योंकि आपको जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो खुद एक जर्नी से निकली हुई है, उसे पता है कि क्या चैलेंजेस बच्चों को आते हैं, क्या टॉपिक को समझने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला फोकस हमारा इस चीज के ऊपर होगा। सेकंड वुड बी स्टडी मटेरियल एंड लास्ट वुड बी टेस्ट। कोई कंफ्यूजन का? एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। देखो ऑफलाइन क्लासेस का तभी फायदा है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी की भी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, मुझे प्लीज बताओगे। यस बच्चे, सैटरडे को भी क्लास होगी, संडे को ऑफ रहा करेगा। कई बार ओकेजनली पॉसिबल है कि आपकी संडे को क्लास हो, पर सैटरडे तो हमेशा ही क्लास होगी। इट इज इम्पॉसिबल टू कवर द सिलेबस, अदरवाइज बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए भी। तो सैटरडे वुड बी वर्किंग ऑलवेज, संडे वुड बी वर्किंग समटाइम्स, मे बी वंस अ मंथ। क्वेरी आप लोगों की पक्का? चलो, अब हमारे पास अराउंड 10 मिनट्स और हैं नेक्स्ट क्लास से पहले, तो इनकम टैक्स एक्ट को समझना थोड़ा शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को लॉ और इनकम टैक्स पढ़ाना है। हम इन डेप्थ तो कल ही कर पाएंगे, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की। इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में। अभी रिसेंटली नया इनकम टैक्स एक्ट भी प्रपोज हुआ है। आप लोगों को क्लास के टाइमिंग्स होंगे 9 to 5, आप लोगों की डेली 9 to 5 इस ड्यूरेशन के बीच में, हाफ एन आवर आगे पीछे हो सकता है, आपको डिटेल टाइम टेबल मिल जाएगा ग्रुप में। अदरवाइज 9 to 5 के बीच में आप लोगों की क्लासेस हुआ करेगी। एक टाइम पे हम लोग आपके 4 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहेगा उसकी जगह पे दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। सो एक टाइम पे आप लोगों के 4 सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जब भी मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाती हूँ तो मैं फर्स्ट फ्रेज ये लिखती हूँ, एवरी पर्सन is liable to pay income tax on total income earned in previous year in assessment year at rates mentioned in relevant finance act। पूरा इनकम टैक्स एक्ट इस फ्रेज के साथ जुड़ा हुआ है, इस एक लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम अगले 15-20 मिनट सिर्फ इसी लाइन को ही डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया दैट एवरी पर्सन, हर पर्सन लायबल है। किस चीज के लिए लायबल है? टू पे इनकम टैक्स। सबने इनकम टैक्स पे करना है। किस चीज के ऊपर पे करना है? टोटल इनकम के ऊपर पे करना है। कौन से साल की इनकम? प्रीवियस ईयर की इनकम। कब पे करना है? असेसमेंट ईयर पे करना है। किस रेट पे करना है? 10%, 15%, किस रेट पे करना है? रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग।
तो जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए इनको हम समझेंगे, उसके बाद हमें ये पूरी लाइन समझ आएगी। तो सबसे पहला वर्ड है प्रीवियस ईयर। जिस साल इनकम अर्न की जाती है उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस साल इनकम की असेसमेंट होती है उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2024-25 में जो मैंने पैसे कमाए होंगे उसके ऊपर मैं टैक्स कब पे करूंगी? 2025-26 में। तो 24-25 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मैं जो भी इनकम अर्न करूंगी इसके ऊपर मुझे टैक्स कब पे करना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर 25-26 में। सिमिलरली 2025-26 में मैं जो इनकम के ऊपर इनकम अर्न करूंगी उसके ऊपर टैक्स पे करूंगी असेसमेंट ईयर 26-23 में। तो जो प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर जैसा ही है। एवरी फाइनेंशियल ईयर इज बोथ अ प्रीवियस ईयर एंड एन असेसमेंट ईयर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना? हर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर भी है। फॉर एग्जांपल अभी 2024-25 चल रहा है, 2024-25 असेसमेंट ईयर है। जो मैंने 23-24 में पैसे कमाए होंगे उसके ऊपर मैं टैक्स कब पे कर रही हूँ? 24-25 में। 2024-25 प्रीवियस ईयर भी है। इस साल जो मैं इनकम अर्न कर रही हूँ इसके ऊपर टैक्स पे कब करूंगी? असेसमेंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर। एवरी पर्सन, मैं बार बार ये लाइन रिपीट करूंगी, एवरी पर्सन इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। हर पर्सन लायबल है, हर पर्सन इनकम टैक्स पे करेगा। ऑन किस इनकम चीज के ऊपर पे करेगा? टोटल इनकम के ऊपर पे करेगा। टोटल इनकम उसने कब अर्न की थी? प्रीवियस ईयर में अर्न की थी। कब पे करेगा? इन असेसमेंट ईयर। किस रेट पे पे करेगा? रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। तो अगला वर्ड में समझाने जा रही हूँ, रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में कोई फिक्स रूल नहीं है कि टैक्स 10% देना है। हर साल कहते एक नया एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट। तो जब बजट है अप्रूव हो जाता है, बजट अप्रूव होने के बाद क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है कहते हैं उसमें हम बताएंगे कि आने वाले साल में आपसे कितना टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है? बजट में दो चीजें होती है, एक होता है कि हमने क्या एक्सपेंसेस करने हैं, एक होता है कि उसके लिए हमारे पास रेवेन्यू कहां से आएगा। तो हम लोग आम लोग तो अपना बजट कैसे बनाते हैं? हमें अपनी सैलरी पता होती है और हम सैलरी को बाइफरकेट करते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे होंगे। पर गवर्नमेंट उल्टा करती है। गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर प्लान करती है कि मुझे इस साल कहाँ कहाँ खर्चा करना है। मुझे स्पेस में 500 करोड़ का खर्चा करना है, इंडिया मार्स जाना चाहता है। मुझे डिफेंस में 2-3 हजार करोड़ लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान या चाइना से अटैक हो सकता है, मुझे मिसाइल्स खरीदनी है। तो गवर्नमेंट पहले एक्सपेंसेस प्लान करती है। अब उस एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए। फिर गवर्नमेंट क्या प्लान करती है? रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स क्या है? जो गवर्नमेंट बिजनेसेस कर रही है जैसे कि रेलवेज, वहां से इनकम अर्न होगी। बाकी पैसे गवर्नमेंट कहाँ से लेगी? टैक्स के थ्रू लेगी। तो गवर्नमेंट जब टैक्स की रिकवरी करती है वो प्लान करती है कि मैं कितनी टैक्स की रिकवरी करूंगी इनकम टैक्स से और कितनी टैक्स की रिकवरी करूंगी जीएसटी से। तो हर साल जब बजट आता है उसमें बताया जाता है कि हम आपसे कितने परसेंट पे टैक्स लेंगे। जैसे कि अगर आप थोड़ा बहुत भी बजट देखते हो, आपने रील्स में सुना होगा, तो इस बार एक बहुत बड़ा चेंज आया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। सबने सुनी है ना ये बात? अब ये रूल एप्लीकेबल कब से है? 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न करने की लास्ट डेट होती है जुलाई में, 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को लोग मेरे पास आएंगे इनकम टैक्स की रिटर्न भरवाने। किस साल की रिटर्न भर रहे होंगे? 31 जुलाई 2025 को। मैं क्लाइंट की कौन से साल की रिटर्न भर रही होंगी? 24-25 की। मैम मुझे बोलेंगे मैम 12 लाख तक तो टैक्स देना ही नहीं है। तो मुझे हर क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो 12 लाख वाला रूल है इसका फायदा आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। क्योंकि ये रूल कब अप्लाई हुआ? 1 अप्रैल 25 से। फरवरी 2025 में हर साल बजट आता है। फरवरी 2025 में गवर्नमेंट ने बजट में बताया कि 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं है। ये चीज जब अप्रूव हो गई तो ये क्या बन गई? फाइनेंस एक्ट 2025। ये एक्ट अप्लाई कब से होगा? 1 अप्रैल 25 से। तो जो इनकम लोग 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक अर्न करेंगे, जिसकी की रिटर्न कब तक भरनी होगी? 31 जुलाई 2026 तक। उसमें क्या रूल लगेगा कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इस साल जुलाई 2025 में जो मैं टैक्स की कैलकुलेशन कर रही होंगी, मैं कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग कर रही होंगी? जो बजट आया था 2024 में। तो इनकम टैक्स का कोई फिक्स रेट थोड़ी है कि मैं 10% टैक्स लेना, 15% लेना है। इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। जैसे कि क्या रेपो रेट फिक्स्ड है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है।
अगर हमें लगता है कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट रेपो रेट कम कर देती है, और अगर हमें लगता है कि इन्फ्लेशन हो रही है तो गवर्नमेंट रेपो रेट बढ़ा देती है। ऐसे ही करता है ना आरबीआई। तो वैसे ही हम कोई फिक्स थोड़ी कर सकते हैं हम सबसे 25% टैक्स लेंगे या हम सबसे 40% टैक्स लेंगे। हम इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स को समझ के हर साल बजट बनाते हैं, फिर हम बताते हैं कि हम कितना टैक्स लेंगे, और लोगों को पहले ही बता देते हैं कि ताकि तुम भी उस हिसाब से प्लानिंग कर सको, ताकि एक पर्सन जो जॉब कर रहा है वो प्लानिंग कर सके, यार अगर मैं इस साल मेहनत करके 50 लाख कमाऊंगा उसमें से 15 लाख तो टैक्स ही चला जाएगा 30% के अकॉर्डिंग। तो वो प्लान करे मुझे कितना हार्डवर्क करना है कितना नहीं करना, मुझे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट लेना है, तो हमें एडवांस में ही बता दिया जाता है। तो उन्होंने एक्ट में ये नहीं बताया कितने परसेंट टैक्स पे करना है, उन्होंने बोला रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट, कि अगर प्रीवियस ईयर 2024-25 चल रहा है तो असेसमेंट ईयर हुआ 25-26, इसके लिए रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट हुआ फाइनेंस एक्ट 2024। सिमिलरली अगर प्रीवियस ईयर 25-26 आ रहा होगा तो इसकी असेसमेंट होगी असेसमेंट ईयर 26-27 में, और इसके लिए रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट क्या हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट 2000। समझ आया कि नहीं सब पूरे अच्छे से क्लियर है? एक बार सारी फ्रेज दोबारा पढ़ो और देखो आप लोग इसे समझो कि नहीं। मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपडेट करेंगे प्लीज। Please raise your hands and update me. Every person is liable to pay income tax on total income earned in previous year in assessment year at rates mentioned in the relevant finance act. Every person. अब ये पर्सन वर्ड का मतलब क्या है? लॉ में हर वर्ड को डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो पर्सन बोलेगा कि मैं तो पर्सन हूं ही नहीं, मुझे तो टैक्स पे ही नहीं करना। तो उन्होंने डिफाइन किया कि पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, एक्चुअल, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो 7 तरह के पर्सन है इनकम टैक्स में, सबको इनकम टैक्स पे करना है। ये 7 तरह के पर्सन कौन है? सबसे पहला है इंडिविजुअल, जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स है उन सबको इनकम टैक्स पे करना है, इंडिविजुअल्स। फिर अगर किसी की एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको भी टैक्स पे करना है। उसके बाद अगर किसी ने पार्टनरशिप फर्म ओपन की है, तो मान लीजिए मैंने, विनीत सर ने और साहिल सर ने, हम तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म ओपन की, तो जो मेरी इनकम है मैं उसके ऊपर भी टैक्स पे करूंगी। और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, वैसे पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं होती है। क्या होती है? फर्म लॉ के नजरों में सेपरेट पर्सन नहीं होती है, बट इनकम टैक्स में मानी जाती है। फर्म को अपनी इनकम के ऊपर अलग टैक्स पे करना है, पार्टनर्स को अपनी इनकम के ऊपर अलग टैक्स पे करना है। उसके बाद अगर कोई भी कंपनी है, आपने इतनी टाइप की कंपनीज पढ़ी हुई है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, हर टाइप की कंपनी को टैक्स पे करना है, फॉरेन कंपनी। देन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर इंडिविजुअल्स ने मिलके कोई ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप ने भी टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बना लिया फ्रेशर्स करने के लिए, सारे स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि हम 500-500 रुपए इकट्ठे करते हैं और फ्रेशर्स पार्टी करते हैं, और उसमें से 4 बच्चे बन गए ऑर्गेनाइजर। तो इन बच्चों ने सबसे पैसे इकट्ठे किए और मान लो 5,000 रुपए इनको प्रॉफिट हो गया, सरप्लस हो गए, इस 5,000 के ऊपर भी टैक्स पे करना है। तो अगर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो उसने भी टैक्स पे करना है। कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, कोई, इन सब ने ग्रुप मिलके बना लिया, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ क्लब, चंडीगढ़ क्लब में कुछ इंडिविजुअल्स भी मेंबर है, कुछ कंपनीज भी मेंबर है, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स भी मेंबर है। एओपी और बीओआई एक ही बात है, पर बीओआई सिर्फ किन लोगों का ग्रुप है? इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, और एओपी के लोगों का ग्रुप है, अलग अलग टाइप के पर्सन का ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है,
तो ये क्या है सारे एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इन लोगों ने भी टैक्स पे करना है। लोकल अथॉरिटी, जिला परिषद वगैरह, पंचायत वगैरह, इन लोगों ने भी टैक्स पे करना है। एंड लास्ट में कहते हैं एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि लॉ एक सेपरेट पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज करता है, जो कि इन 6 में नहीं कवर हुई। कोई दुनिया में ऐसी चीज बन गई जो कि पहले इनकम टैक्स एक्ट तो बना था 1961 में, एलएलपी एक्ट कब बना है? तो एलएलपी के ऊपर तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में तो 1961 में क्या बोला था कि सिर्फ मैं इन लोगों से टैक्स लूंगा। पर एलएलपी एक्ट तो उसके बाद बना, कंपनीज एक्ट भी नहीं है उसके बाद बना, कंपनीज एक्ट 2013। फिर तो ओबीसी के ऊपर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, कि पहले तो ओबीसी होती ही नहीं थी। तो उन्होंने लास्ट में एक ऐसा पॉइंट लिख दिया जिसके बेसिस पे सब लोग ही इनकम टैक्स में लायबल होते हैं। समझ आई मेरी बात? आई कि नहीं? जब इनकम टैक्स को बनाया गया, इस नियत के साथ बनाया गया कि सामने वाला टैक्स की चोरी करना चाहता है। टैक्स मेकर का माइंडसेट क्या है कि जो असेसी है, जो पर्सन है, वो टैक्स की चोरी करना चाहता है। तो मुझे कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ना है, मुझे हर वर्ड की वाइड इंटरप्रिटेशन करनी है, वाइड डेफिनेशन देनी है कि सब लोग ही उसमें कवर हो जाए, क्योंकि लॉ मेकर भी लॉ से बाहर थोड़ी जा सकता है। तो उन्होंने बोला इंडिविजुअल को टैक्स पे करना है, एचयूएफ को, फर्म को, कंपनी को, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ने मिलकर कोई नई तरह की चीज बना ली। बच्चों ने रोटर एक्ट क्लब बना लिया, सोचा ही नहीं था इनकम टैक्स एक्ट ने कि ऐसा भी कभी होगा, उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस बना ली, वैष्णो देवी। थैंक यू। तो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ से हमें अच्छे से समझ आया कि इनकम टैक्स एक्ट में किस चीज की कैलकुलेशन होती है। अब एक वर्ड रह गया इसमें कि ये टोटल इनकम क्या चीज है। हम लोगों ने हमारी डेफिनेशन में ये समझ लिया कि हर पर्सन ने इनकम टैक्स पे करना है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे करना है, असेसमेंट ईयर में पे करना है, जो रेलेवेंट एक्ट में रेट बताया जाएगा उस रेट पे करना है। पर अमाउंट कौन सी है? टोटल इनकम। अब ये टोटल इनकम क्या होती है? तो बच्चे, ग्रॉस टोटल इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से जब डिडक्शंस माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाती है टोटल इनकम। तो मैंने समझाने की बजाय 2 नए वर्ड दे दिए। मैंने टोटल इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 नए वर्ड क्या दिए कि ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करना पड़ेगा? डिडक्शंस माइनस करनी पड़ेगी, फिर आएगी हमारे पास टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे जीटीआई। अब ये जीटीआई क्या चीज है? तो बच्चे, जो जीटीआई है ना, ये 5 हेड्स का टोटल है। कहते हैं कोई भी पर्सन को अगर कोई इनकम अर्न हो रही है, 5 तरह की इनकम हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला हेड है इनकम अंडर द हेड सैलरी। दूसरा हेड है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ है कैपिटल गेन। एंड लास्ट है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। मैंने बोला इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड
हाउस प्रॉपर्टी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, बहुत बड़ा नाम है पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। 5 चीजों की टोटल को क्या बोलते हैं? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। मान लो मीकू मेरे पास आई कि मैम आप मेरी आईटीआर फाइल कर दो, तो मैं मीकू को बोलूंगी कि मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट दो। मैं बैंक स्टेटमेंट में देखूंगी कि अगर ये कहीं पर जॉब करती है तो इसे हर महीने सैलरी रिसीव हो रही होगी, तो वो सैलरी भी सबसे पहले ले लूंगी, वो बन जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद में देखूंगी कि क्या इसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिससे कि इसे रेंट रिसीव हो रहा है। तो मान लो इसके पास लुधियाना में एक घर है जिसमें से इसे हर महीने 50,000 रुपए रेंट रिसीव होता है, तो वो बन जाएगी इसकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर मैं मीको से पूछूंगी क्या तुम कोई बिजनेस भी करते हो? उसने बोला मैं पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो जो उसकी बिजनेस की या प्रोफेशन की इनकम है, अगर मेरा लेट्स से टेक्सटाइल का काम है, ऑटोमोबाइल का काम है, एजुकेशन का बिजनेस है, सीए की प्रैक्टिस है, लॉयर की प्रैक्टिस है, ऐसा कोई भी बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो उससे जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो कहाँ पे आ जाता है? पीजीबीपी, कैपिटल गेन। मैं मीको से पूछूंगी क्या पिछले साल तुमने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी? अगर प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है वो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। अगर प्रॉपर्टी सेल करने पे कोई प्रॉफिट हुआ वो कहां पे चला जाएगा? कैपिटल गेन में। मान लो मेरा बिजनेस ही प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी सेल करके जो प्रॉफिट हुआ वो कहां पे चला जाएगा? पीजीबीपी। पर अगर मेरा कोई पर्सनल एसेट था, मान लो मेरा पर्सनल घर मैंने सेल कर दिया, इसका प्रॉफिट कहां पे चला जाएगा? कैपिटल गेन। ठीक है? या फिर मैंने कोई ज्वेलरी सेल की या शेयर सेल किए, उसका प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कैपिटल गेन में। एंड अदर सोर्सेज, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनकम टैक्स एक्ट किस इंटेंशन के साथ बनाया गया, किस विजन के साथ बनाया गया कि जो असेसी है वो टैक्स की चोरी करना चाहता है। तो मुझे हर चीज की वाइड डेफिनेशन देनी है। मैंने बोला कि पर्सन में अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आएंगे, तो वैसे ही इनकम एक हेड बना दिया अदर सोर्सेज। कहते मान लो आपको दुनिया में कोई ऐसी इनकम और हो जाए जो कि इन चारों में से किसी हेड में नहीं आती। आपको ऐसी कोई इनकम हो जो कि सैलरी नहीं है, जो कि हाउस प्रॉपर्टी से रेंट भी नहीं है, जो कि आपका बिजनेस भी नहीं है, जो कि कैपिटल गेन भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हर लवली लॉटरी जीत जाए, तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होनी चाहिए? अदर सोर्स। दुनिया की हर इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, जो किसी भी चीज में नहीं आ रहा वो कहाँ चला जाएगा? अदर सोर्सेज में। तो अगर मैं केबीसी में गई और केबीसी में पैसे जीत गई, वो भी पैसे कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएंगे? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएंगे। मैंने बैंक में एफडी करवाई, एफडी से मुझे इंटरेस्ट मिला। एक है मेरा बिजनेस है लोगों को ब्याज पे पैसे देना, तो मैंने लोगों को ब्याज पे पैसे दिए, जो मेरी इंटरेस्ट की इनकम है वो तो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी? पीजीबीपी में। पर मेरा बिजनेस नहीं है, मैं रिटायर हो गई हूँ और मैंने एफडी करा रखी। अब जो एफडी से इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज एक्चुअली एक रेजिडुअरी हेड भी है। रेजिडुअरी मतलब रेजिडुअल, जब जो बच गया, कोई ऐसी चीज जो कि कहीं पे भी नहीं आ रही वो कहाँ आ जाएगी? अदर सोर्सेज। दुनिया की हर इनकम टैक्सेबल तो होगी, इलीगल इनकम भी टैक्सेबल है। ठीक है? मान लो मिस्टर एक्स पर इनकम टैक्स की रेट पड़ी, वहां पे पता चला कि इसके पास 50 लाख की ज्वेलरी पड़ी है। तो हमने कहा कहाँ से आई? कहता मेरे पास कोई आंसर नहीं है, उसका कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं कर पा रहा। हमने कहा ये भी तुम्हारी इनकम है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इलीगल इनकम भी एक इनकम है। पांचों इनकम्स के टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम माइनस करेंगे कुछ डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती है? डिडक्शंस गवर्नमेंट के हाथ में एक टूल है, सोसाइटी से जो भी काम कराना है उसकी डिडक्शन दे दो, सोसाइटी को काम करते हैं। इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट एनीथिंग डन फ्रॉम द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल एक डिडक्शन है 80G में, अगर आप चैरिटी करते हो तो 80G की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है? अब मान लो हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है हरमन। हरमन कहती है यार मैं इतने पैसे कमाने लग गई, मेरा मन है कि मैं अपनी इनकम का 10% गुरुद्वारे में चैरिटी करा। हम भी उसे मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो चैरिटी किया करे। तो हमने उसे बोला कि तुझे डबल बेनिफिट होगा अगर तुम चैरिटी करोगे। एक तो तुम्हें मन से शांति मिल रही है, प्लस तुम्हारी इनकम भी इस वजह से कम हो जाएगी। कोई भी कारण जिसकी वजह से मेरी इनकम कम हो जाएगी, उससे क्या होगा? मेरा टैक्स कम हो गया, और हर पर्सन अपना टैक्स सेव करना चाहता है। तो गवर्नमेंट ने सोसाइटी से जो भी काम करवाना होता है उसके लिए वो क्या बना देती है? डिडक्शन बना देती है। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर आप आगे से कभी भी चैरिटी के बारे में सुनोगे तो आप ध्यान से देखना, कंपनीज ने अपने नाम के नीचे लिखा होता है अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G।
अगर आप नाडा साहब गुरुद्वारा जाओगे, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप अगर चैरिटी देने लगोगे तो आपको ना रसीद मिलती है। कभी आपने देखा चैरिटी करने पे रसीद मिलती है? देखा है कि नहीं? क्यों मिलती है, क्या करना होता है रसीद का? उस रसीद के नीचे लिखा होता है कि ये एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने यहाँ पे चैरिटी की है, आपको इनकम टैक्स में इसकी रिडक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको इस चीज की लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए पीजीआई का एक फंड है, पीजीआई हॉस्पिटल के बारे में सबने सुना होगा। पीजीआई का एक फंड है, मैं उस फंड में कुछ डोनेशन देना चाहती हूँ, तो पीजीआई की वेबसाइट पर जाके ही आप लोग डोनेट कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद ना आप कभी भूलोगे नहीं। ये देखो, ये एसबीआई की वेबसाइट खुली कि अगर आपने पीजीआई में डोनेट करना है, आप इस वेबसाइट के थ्रू डोनेट कर सकते हो। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कैटेगरी किस कैटेगरी में देना चाहते हो, पुअर पेशेंट फंड्स के नाम पे देना चाहते हो, मेरे से मेरी सारी डिटेल्स मांगी। और एंड में देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज नोट द अमाउंट यू हैव डोनेटेड इज एग्जाम्ड अंडर सब क्लॉज 3F ऑफ सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिख रहा है आपको? आगे से आप कहीं पर भी जाओगे वो आपको ध्यान में रहेगा कि अगर हम कहीं पे चैरिटी कर रहे हैं और वो अप्रूव्ड फंड है, तो हमें क्या मिल जाता है, 80G की चैरिटी मिल जाती है। वैसे ही आप 80D, डी फॉर डॉक्टर, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। लोग यूएस कनाडा की बहुत तारीफ करते हैं कि वहां पे तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है कि हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता मेडिकल इशू में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इंडिया में भी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि अगर आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाओगे, उसकी रिडक्शन मिल जाएगी 80D। तो देखो मुझे डबल बेनिफिट हो गया, मैंने अपनी सैलरी में से कुछ पैसों से मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया, फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ी वो मेरा काम आएगा। प्लस इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी इनकम कम हो गई, मुझे टैक्स भी क्या करना पड़ा, कम देना पड़ा। तो reduction is a tool in the hands of economy, in the hands of government to get anything done from the society। दो रिडक्शन मैंने आज कोशिश की कि आप लोगों को याद हो, 80G चैरिटी करने के लिए, 80D डी फॉर डॉक्टर, मेडिकल इंश्योरेंस करवाने के लिए। याद हो रहा सबको? तो हम लोगों लास्ट में मैं फिर से वो लाइन रिपीट करूंगी, एवरी पर्सन, पर्सन मतलब 7 तरह के पर्सन, इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब जीटीआई माइनस डिडक्शंस। जीटीआई मतलब 5 चीजों का टोटल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। जो कुछ कहीं और नहीं आएगा वो चला जाएगा अदर सोर्सेस में। जीटीआई में से जब हम माइनस करेंगे डिडक्शंस, जो कि 80C से लेके 80U तक गिवन है, इतने सारे सेक्शन है जिसमें डिडक्शंस गिवन है, उसकी दो डिडक्शंस हमने याद की, 80G फॉर चैरिटी, 80D फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। तो हमारे पास आ जाएगी टोटल। तो टोटल इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, एट रेट्स मेंशन इन रेलेवेंट फाइनेंस। आर वी डन? जाने से पहले एक छोटी सी चीज और, आई एम श्योर सबको पता है कि जो टैक्स है वो 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, क्या चीज? इनकम टैक्स का एग्जांपल है, मीनिंग क्या है डायरेक्ट टैक्स? जिसका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जिसका बर्डन जो पेयर है वो खुद पे करता है, जिसकी पॉकेट से पैसे निकलते हैं उसका ही खर्चा होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में पैसे किसी और की पॉकेट से निकल रहे हैं, बर्डन कोई और बियर कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया 5 लाख रुपीस, तो मुझे अपने पैसों से ही इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। बट अगर मेरे ऊपर जीएसटी लगाया गया तो मैंने अपने कस्टमर से जीएसटी लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट के लिए पेयर कौन है? पेयर तो मैं हूं, पर इसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा? कस्टमर के ऊपर पड़ा। मैंने कस्टमर से पैसे लिए और किसे दे दिए? गवर्नमेंट को दे दिए। अब जो इनकम टैक्स एक्ट है ये नेचर में प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ेगी टैक्स भी बढ़ता रहेगा। अगर किसी की इनकम 12 लाख है तो टैक्स 0 है। अगर किसी की इनकम 50 लाख है, मान लेते हैं टैक्स का रेट है 30%, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा 15 लाख रुपए। मान लो किसी की इनकम है 2 करोड़, तो उसे टैक्स देना पड़ेगा 60 लाख रुपीस। ऐसा ही होगा ना? इनकम टैक्स एक्ट नेचर में क्या है? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता रहेगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, जीएसटी उसकी एग्जांपल है, उसका मीनिंग नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स नेचर में रिग्रेसिव होते हैं। इसका बर्डन सबके ऊपर बराबर पड़ता है। मतलब कि अगर मैं एक चॉकलेट खरीदने गई, 10 रुपए की चॉकलेट है जिसमें कि 9 रुपीज चॉकलेट के हैं और 1 रुपी टैक्स का है, तो सबको जीएसटी कितना देना है? 1 रुपी। तो अगर कोई पर्सन जिसकी इनकम 1 लाख है उसको भी 1 रुपीज का जीएसटी पे करना है। अगर मेरी इनकम 50 लाख है मुझे भी 1 रुपीज ही जीएसटी पे करना है। अगर किसी की इनकम, अगर अंबानी जी है, उसको भी इसमें कितना जीएसटी पे करना है? 1 रुपी ही पे करना है। तो जो इनकम टैक्स है ये नेचर में क्या है? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ता रहेगा। गरीब लोगों के ऊपर बर्डन कम आएगा, अमीर लोगों के ऊपर बर्डन ज्यादा आएगा। पर जीएसटी में क्या है? सबके ऊपर बर्डन इक्वल है। इसलिए ये नेचर में क्या है? रिग्रेसिव। क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है ना। गरीब लोगों के लिए इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई और अमीर लोगों के लिए इसकी इंटेंसिटी कम हो गई। तो मान लो आप इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए या आप आईएएस ऑफिसर बन गए हो, आप हेल्प कर रहे हो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट बनाने में। गवर्नमेंट को लगा कि हमें इस साल टैक्स के थ्रू 50,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने। आप इस 50,000 करोड़ की क्या बाइफरकेशन करोगे? इसमें से कितने पैसे इनकम टैक्स से लेने चाहिए और कितने जीएसटी से लेने चाहिए? आपने रूल बनाना है। इकोनॉमी में ज्यादा इनकम टैक्स से पैसे इकट्ठे करने चाहिए कि जीएसटी से करने चाहिए? Yes. ओके, तो ऑब्वियसली दो ही आंसर हो सकते हैं। या तो कुछ लोग बोलेंगे इनकम टैक्स या कुछ बोलेंगे जीएसटी। अब अपना अपना आर्ग्यूमेंट दो। आपको क्यों लगता है कि पैसे इनकम टैक्स से ज्यादा इकट्ठे करने चाहिए? मैम बिकॉज इंडिया में बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा हैं और वो इनकम टैक्स दे सकते हैं। तो किसी भी कंट्री में बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ। हमेशा सैलरी क्लास ही ज्यादा होगी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में कि बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा हो। हमेशा सैलरी क्लास ज्यादा होगी, बिजनेस क्लास कम होगी। बताओ किसका ज्यादा पोर्शन होना चाहिए? चाहिए कि जो कंज्यूम कर रहा है उसका पैसे हैं जो डिस्पोजेबल इनकम। तुम्हें लगता है कि जीएसटी ज्यादा होना चाहिए? पर ये नेचर में रिग्रेसिव है ना। मान लो लैपटॉप खरीदना है, एचपी का लैपटॉप है 60,000 रुपए का, इसमें जीएसटी का पोर्शन है 20,000। एक गरीब बच्चे ने भी पढ़ाई करनी है, उसने भी 20,000 का जीएसटी देना है। एक अमीर बच्चे ने भी पढ़ाई करनी है, उसने भी 20,000 देना है। जो ये 60,000 का जो स्लैब है ना, 60,000 का भी है, 20 का भी है, 120 का लेट्स भी से मैं मान लो एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि 60,000 में लैपटॉप चाहिए। लेट्स से मैंने आर्किटेक्ट बनना है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए, गरीब बच्चों ने भी आर्किटेक्ट का कोर्स पढ़ना है, अमीर लोगों ने भी पढ़ना है। उनको मिनिमम एक लैपटॉप 60,000 वाला चाहिए। 10,000 लगा लो, 10,000 वाला चाहिए। इस 10,000 वाले लैपटॉप में एज्यूमिंग 2500 जीएसटी का पोर्शन। अब कुछ लोगों के लिए 2500 रुपए कुछ भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जीएसटी ज्यादा होना चाहिए कि इनकम टैक्स ज्यादा होना चाहिए? जीएसटी। तुम्हारा आंसर है अभी भी जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तुम कहोगे कंज्यूम ही मत करो। जो कंज्यूम कर रहा है वो, जो कंज्यूम कर रहा है उसका इनकम तो है ना, कोई कंज्यूम कर रहा है। मैम बट इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इस वजह से ज्यादा टैक्स आएगा। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है? इनकम टैक्स ज्यादा होना चाहिए? तो मैं बिजनेस ही नहीं करूंगी। अगर इनकम टैक्स ज्यादा हो जाएगा, मैं कहूंगी घर पे बैठे रहो, आराम करो। हम फिर चैरिटी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है ना, मेरी मोटिवेशन ही खत्म। अगर मैं मेहनत करूंगी, गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, तो मैं कहूंगी घर ही बैठे रहो। एक ऑप्टिमम लेवल तक काम करना चाहिए, उसके बाद तो गवर्नमेंट नहीं पैसे ले लेंगे। So it has to be a very judicious mix of income tax and GST.
गवर्नमेंट जीएसटी ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल है, जैसे ही जीएसटी लगाया वो अनअफोर्डेबल बन जाएंगी। जो तुम कह रहे हो ना कि तुम उतना ही कंज्यूम करोगे जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो, जैसे ही हम जीएसटी लगाएंगे बहुत सारी चीजें अनअफोर्डेबल बन जाएंगी। अभी तो वो कंज्यूम कर पा रहे हैं पर बाद में नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट जीएसटी ज्यादा नहीं ले सकती क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है, ये रिग्रेसिव है। इसका बर्डन गरीब लोगों के ऊपर ज्यादा आता है। और इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हम कैपिटलिस्ट नहीं है अमेरिका की तरह। हम सोशलिस्ट इकोनॉमी है, हम गरीब लोगों की हेल्प करना चाहते हैं कि वो पुअर पॉवर्टी लाइन से बाहर आए। तो हमें नेसेसिटीज के ऊपर थोड़ी हम जीएसटी लगा सकते हैं, रोटी कपड़े के ऊपर थोड़ी जीएसटी लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें जीएसटी ज्यादा नहीं करना है। प्लस हम इनकम टैक्स भी ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अगर बिजनेस क्लास ही डिमोटिवेट हो गई तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? उन्होंने ही तो लोगों को जॉब देनी है, इनको भी तो मोटिवेट करना जरूरी है। इट हैज टू बी अ वेरी जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। समझ आई अभी सबको बात? विल वाइंड अप द सेशन हियर टुडे, कल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप सबने एंजॉय किया। बाय, टेक केयर एवरीवन। आपकी 5 मिनट्स के बाद कॉस्ट की क्लास होगी।